Good morning, students. Students, today we will lecture of the topic error in measurement. We have discussed absolute error, mean absolute error, relative error, and percentage error. And today we would solve a numerical problem so that we can easily understand what we have studied. And then we will start combination of error. So, start with the particular problem. You are seeing that diameter of the ball is measured 5 times, and measurement are D1, D2, D3, D4, D5. मतलब क्या है, एक बॉल है उसको मेजर किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया रैंडम एरर्स या एरर्स को रिमूव करने के लिए वी वुड टेक मेजरमेंट मैनी टाइम्स। तो यहाँ पर 5 टाइम्स एटलीस्ट मेजरमेंट दी गई है और वो मेजरमेंट आपको दी गई है बॉल की डायमीटर। पहली बार में क्या आएगी, ये आई, सेकंड आई, वो आई, थर्ड आई, ठीक है। यू आर सीइंग हियर देन द वैल्यूज आर डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, कुछ रिपीटेड भी हो सकती है, देखिए 2 बार रिपीट कर रही है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर के लिए आपको पता है ट्रू वैल्यू पता होनी चाहिए, बट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। देन व्हाट वी वुड डू, वी वुड फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द क्वांटिटीज एंड दैट एवरेज डायमीटर वुड ट्रीट एज अ ट्रू वैल्यू। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग एवरेज निकालेंगे, डी बार या इसको हम लोग कह सकते हैं डीएम, ठीक है। डीएम निकालेंगे। डीएम आपका क्या है, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 अपॉन 5। तो ये वैल्यू यहां पे पुट करिए, सबको ऐड करिए, 5 से डिवाइड करिए। तो चलिए ऐड करते हैं। एडिशन क्या आएगा आपका, देखिए 30 हो है, 30 प्लस 28 58 हो गया। 58 प्लस आपका 30, 58 प्लस 30 आपका 88, 88 प्लस 2 90, 90 प्लस 20, 90 प्लस 20 आपका 110, 110 प्लस 8 तो ये आपका होगा 180। तो 180 ये आपका 18 यहाँ पर आया और 1 आपका गया कैरी, ठीक है। एक मिनट कुछ मिस्टेक कर रही है। 7 8 8 7 आपका क्या होगा 15, 15 और 2 आपका क्या हो गया 17, 17 और 8 आपका होगा 25। तो दिस इज 5 कैरी आपका 22। तो 2 to 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 आपका 12, 12 और 2 14। अब ये है 26.45 अपॉन में 5 है, इसको डिवाइड करें तो ये आपका आएगा 5 5 क्या 25, 5 2 का 10। ये आपका एवरेज वैल्यू वाले दी है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू मैथमेटिक्स में क्या होती है, मॉडुलस होती है। तो मॉडुलस कैसे आपको फर्स्ट मेजरमेंट में निकालना है एब्सोल्यूट एरर और उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा डी, डिफरेंस हम लोग निकालते हैं ट्रू वैल्यू से। तो डेल्टा डी और पहली मेजरमेंट में तो डेल्टा डी वन रिप्रेजेंट करेंगे, मॉडुलस जो हमारी ट्रू वैल्यू है जो कि हमारी मीन वैल्यू है डीएम, वो डिफरेंस निकालना है पहली मेजरमेंट से और इसका क्या लेना है एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, हमने मॉड लगा दिया, ठीक है। ये वैल्यू थी 5.29 है, D1 हमारे फर्स्ट मेजरमेंट में 5.27। तो डिफरेंस कितने का हुआ इसमें 0.02 mm, पॉजिटिव वैल्यू 0.02। ऐसे ही डेल्टा D2 हम निकालेंगे सेकंड में, तो ये 5.29, सेकंड हमारी मेजरमेंट है 5.30, 29 और 30 यानी 1 तो 0.01 mm। सिमिलरली हमारा डेल्टा D3 हम निकालेंगे। डेल्टा D3 हमारा क्या जाएगा, डेल्टा D3 हमारा आएगा ये हमारी 5.29 है और ये वैल्यू हमारी 5.28 है। तो ये भी हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू 0.01 mm। नेक्स्ट डेल्टा D4, डेल्टा D4 हमारा 5.32 है और ये 5.29 है, तो 3 का डिफरेंस है तो 0.03 mm हो गया हमारा। और ये हमारा डेल्टा D5 हो गया। डेल्टा D5 हमारा कितना है 5.28 है, ये 29 है तो 0.01 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज हो गई डेल्टा D1, डेल्टा, ये आपकी एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मेजरमेंट। अब हमको मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए सभी वैल्यूज का आप क्या लेंगे, मीन ले लेंगे। तो चलिए क्या एवरेज लेते हैं, मीन, चलिए मीन ले लेते हैं। तो मीन को हम कैसे नोट करेंगे, डेल्टा डी बार, क्या आपका डेल्टा डी है, ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। इसके लिए इन सभी का सम करेंगे 0.02 प्लस 0.01
0.01 plus 0.01 again, then आपका 0.03 और ये आपका 0.01, ठीक है। इनको ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 5, तो 2 1 3 4 4 3 7 और 1, ये आपका क्या हो गया 8। ये आपका 2 और ये आपका 1 3 3 1 4 4 3 7 8, तो ये आपका 0.08 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। इसको डिवाइड कर लीजिए, ये वैल्यू आपकी आएगी 0.05 5 कितने, ठीक है। डेल्टा डी बार, देखिए सारी वैल्यू आपकी 2 डेसिमल कर दें, तो इसको क्या 2 डेसिमल का अप्रोक्सीमेट कर देंगे, तो इसकी जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होगी वो ये 6 वैल्यू है, 5 से ग्रेटर है, तो ये आपका 0.02 mm, ठीक है। अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपके आगे मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर आपको रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है तो डेल्टा डी बार को डिवाइड कर देंगे डी बार से, डी बार की वैल्यू 5.29 थी, तो आपकी रिलेटिव एरर आ जाएगी, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो और इसको लिखेंगे जैसे फाइनल रिजल्ट को, तो जो आपका डी था वो आपका फाइनल आंसर आएगा डीएम प्लस माइनस ये आपका डेल्टा डी बार, या डेल्टा डी बार है तो डीएम लिख सकते हैं, और डीएम की वैल्यू 5.29 प्लस माइनस ये वैल्यू आपकी डीएम आ रही है 0.02 अप्रोक्सीमेट 0.02, ठीक। ये आपका इसमें अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो 5.29 0.02 को ऐड कर दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू है तो माइनस कर दीजिए, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट हम लोग करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। स्टूडेंट्स टुडेस टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। So combinations of error in which we will discuss the first case. Suppose a physical quantity is denoted by Z. Suppose a physical quantity is denoted by Z, and it is the sum of two physical quantities which are represented by A and B. So Z is a physical quantity which is the sum of physical quantity A and B. Suppose the error in A and B is delta A, delta B, and in Z it is delta Z respectively. This is the mean absolute error in physical quantity Z, A and B. You are seeing here delta A, delta B, delta J, delta Z. So we have to find the formula for, we have to find the relation between delta Z, delta N and delta B. So as we know that we can represent physical quantity with the help of mean absolute error. So we can place Z plus minus delta Z. We can write it as Z. This is the true value, mean value, and this is the mean absolute error. So it is the representation for the physical quantity Z. In the same way, we can represent A plus minus delta A plus second is B plus minus delta B. Okay, this is the representation with error. From here we can take common A plus B. We can take along A along B, and we can separate delta and delta B plus minus delta A plus minus delta B, and from here you can say that A plus, you can see here delta plus minus is common, so you can take common, so it would be delta A plus delta B, and this is Z plus minus delta Z. You are seeing here when we compare both sides, so in place of Z this is A plus B because Z is A plus B. So what is the value of delta Z? Delta Z is equal to delta A plus delta B. So this is our final result for the addition of two physical quantity. Their absolute error, the resulting absolute error of the resulting physical quantity is the sum of absolute error of the individual physical quantity being added. So this is the relation for the addition. We can simply solve for subtraction. Suppose the physical quantity is Z, and it is the result of difference of two physical quantity A and B, and these are the absolute mean absolute error of A, B and Z respectively. So what is the result? We can
represent it with the absolute value like this. Here in place of plus it would be minus, and for minus it would become a minus, and this plus minus would become, this is minus, this would be plus. Okay, so it would be here minus, and देखिए यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस एंड माइनस प्लस देयर इज नो बिग डिफरेंस बिकॉज दिस इज प्लस देयर इज आल्सो प्लस देयर इज माइनस देयर इज आल्सो माइनस so you can take plus minus common it would become delta a plus delta b also and z is equal to a minus b so what about delta z delta z is equal to delta a plus delta b it means similar result would also come for the subtraction. So the answer for the subtraction, for the relation for the subtraction, the mean absolute error of the resulting physical quantity, which is the difference of two individual physical quantities, is the sum of their individual. So in today's lecture, this is all about today's lecture. In the next video lecture, we will talk about some more concepts. Thank you. Welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Student, myself Jiten Tripathi. Today, I am going to next topic of the chapter, that is atomic structure. Atomic structure. Student, in previous class, I am giving you some idea about the discovery of electron, proton, and today we are going to explain the discovery of neutron. Okay, discovery of neutron is given by the James Chadwick. In discovery of neutron, Sir James Chadwick thin foil of beryllium is bombarded by the lighter alpha particle, so giving a chargeless rays like X-ray, known as neutron rays. Here, take an experiment by passing the alpha particle. These are the alpha particle, and this is the thin foil of beryllium. Thin foil of beryllium. These alpha particles pass through the beryllium foil and giving like an X-ray. These rays are not affected in electric field. This one is electric field. No deflection found in the electric field. So, such experiment decide that these are the chargeless particles. Okay? This is the discovery of neutron given by the James Chadwick sir. After that, discovery of all atomic models. Atomic model. Atomic model means what is the structure of atom, or you say that the position of electron and proton and neutron inside the atom. So first model given by the Thomson sir. Thomson's atomic model.
This one is also known as Cook-Party model. Or also known as watermelon model. Okay. In this model, functions are giving the some idea about the atom. That is it is the smallest particle of an atom, of an element. Second one is it contains electron, proton, and neutron. And third one is what is the position of these fundamental particles? Student, do you know the watermelon? Like this one. This is the reddish portion of the watermelon. Reddish part of watermelon and black color impacted seeds like this. This is the watermelon. So, Thomson says beside positive charge of the atom uniformly distributed throughout the atom. This is the reddish portion, positive charge. Okay, and black color sheet like an electron. Black color sheet like an electron. So this one is a Thomson atomic model. Means positive charge of the atom uniformly distributed throughout the atom, and black color sheets like electron embedded in the reddish color portion, such like an atom takes place. But failure of this model is that what electrons present inside the nucleus, which is not possible. Reason behind is that if electron present inside the nucleus, then there will be no existence of atom. So this one is the failure of Thomson atomic model. Now, next one is the Rutherford atomic model. In Rutherford atomic model is also applicated the Thomson atomic model, that is the Rutherford atomic model. What is the point of the Rutherford model? It is the smallest particle of an element. The smallest particle of an element. Second point is same like the Thomson. It contains electron, proton, and neutron. And third one is the position of these fundamental particles inside the atom. This is the nucleus, which contains neutron and proton, and
electron revolve around the nucleus only. Electron revolve around the nucleus. This is the statement of Rutherford atomic model. This movement of electron or path of electron is known as spiral path. This is not given by the Rutherford, but in a physics scientist, that is Clark Maxwell, giving a concept in physics that a chargeable body on continuous motion emit the radiation. Here, electron is also a chargeable body. Continuous motion around the nucleus radiate the energy. After radiation of energy, its cells or spark are continuously towards the nucleus. So, radius of the path is continuously decreases due to radiation of energy. After some time, this electron fall into the nucleus so that atom is destroyed. But atom neither degraded and not destroyed. So, this one is the factor of Rutherford atomic model. After that, Bohr's concept of third one is the Bohr's atomic model. Bohr's atomic model. In Bohr atomic model, this one is also same point like a Thomson Rutherford. It is the smallest particle of an element. It contains electron, proton and neutron, and third one is the nucleus contains neutron and proton, and electron revolve in a stationary orbit. What is the meaning of stationary orbit? This radius of the circle is fixed like this. In a stationary orbit. In a stationary orbit, revolution of electron takes place, but permission for the electron in a stationary orbit revolution, angular momentum. What is the angular momentum? Mass into radius into tangential velocity. This is known as angular momentum of electron. It's just equal to the, or you say, integral multiple. Integral is the n. That is 1, 2, 3, 4. Integral multiple of the h upon 2 pi, where n equal to number of cells. That is 1, 2, 3, 4 and so on. 1 for A cell, 2 for M cell, 3 for M and N. This one is the A, L, M and N cell. Like so, permission for the revolution of electron in a stationary orbit, angular momentum of the electron is integral multiple of h upon 2 pi. For first cell, that is n equal to 1, angular momentum MRV is 1 time of h upon 2 pi. For n equal to 2,
MRB is equal to 2 times of H upon 2 pi, and for third cell n equal to 3, MRB is 3 times of H upon 2 pi. This is the idea of Bohr atomic model. But this atomic model also having the some demerits, like effect star and Zeeman effect. For this atomic model cannot be explained. Star and Zeeman effect, splitting of spectrum line in electric field is known as star effect, and splitting of spectrum line in magnetic field is known as Zeeman effect. Such effect not given by the Bohr atomic model. And one is also given like this atomic model applicable for one electron containing atom or ion, not for multi-electron containing atom and ion. So these are the demerits of the Bohr atomic model. Student, this is for today. Okay, over now. Thank you for attending the class. Hello, my dear student. Have a wonderful morning to one you all. We will continue the chapter that was The Portrait of a Lady. It's written by Khushwant Singh. Student, in this chapter we were discussing the character, and that was the main character, grandmother of Khushwant Singh. She is the central figure of this story. So through this chapter we came to know that was the thing that came into our mind, that the mother of Khushwant Singh, the grandmother of Khushwant Singh, was very religious lady. She was very peaceful lady. She always busy in chanting some shlokas, some poems, some religious thoughts, and she used to get him up early in the morning, and she went with him to his school, and along with them she also used to bring some stale chapatis for the some stranger dogs. So we have seen that they both means Khushwant Singh and his grandmother was really living a good life. The life was full of pleasure. The life was full of excitement, because she felt something good whenever she was with his grandson. So we have seen that. So we can say that the portrait of a lady is a life example of his relationship, Khushwant Singh and his grandmother. So we have completed 3 paragraphs here. The last line was that she carried several steel chapatis with her for the village dog. So whenever they both used to go to school daily, they used to go to school, and there was a temple beside that school. So what did she do there? There is also a description in another paragraph. The paragraph is that my grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. So as I have already taught you that his grandmother was a very religious, very sacred, very pious type of the lady. So she used to go with me. The priest taught us the alphabet and the morning prayer. So the priest, the saint, जो वहाँ के सेंट थे, जो वहाँ के पादरी थे, हम लोगों को क्या सिखाते थे? Prayers and alphabet. While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet. जब बच्चे, there was a veranda, जब बच्चे एक साइड में rows में बैठ जाते थे, when the children sit in a rows at the side of the veranda, and started learning alphabet, started learning some prayers को सीखना शुरू कर देते थे, alphabets को सीखना शुरू कर देते थे. So what's happened? The alphabet or the prayer in a chorus. Chorus means a group singing. So we started chanting. We started reciting in a group at that time. My grandmother sat inside reading the scripture. Scripture means
some religious books. What did they do? My grandmother started chanting some religious book, started reading some religious book over there. And when we both had finished, we would walk back together. So when we both, it means I, Khushwant as the writer, and my grandmother, when we both had finished our work, when my school got over, we both went back together. This time the village dogs would meet us at the temple doors. Whenever when we were coming back from our college, from the temple, from the school and from the temple, we met some village dogs. This means some stranger dogs. At that time, they followed us to our home. Growling. Growling means sound of a dog. That's the barking. It means they started fighting one another. For what? For that stale chapatis, because we people are having some stale chapatis on his or her hand. My grandmother was also having some stale chapati on her hand to feed them. So that is why they were started growling. They were started growling at one another. एक दूसरे के ऊपर गुर्राना, एक दूसरे के ऊपर भौंकना शुरू कर देते थे. Fighting with each other for the chapatis we threw to them, because we started throwing some chapatis on them, and they started barking and they started making some sound. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. So as I already told you that my parents went to city for settled. So when they settled comfortably, when they started something good, when they have got their own house, when their business started running nicely, so they sent for us. उन्होंने हमको बुलवा लिया. That was a turning point, our friend. Turning point, you can say, a drastic change in our life, a revolutionary change in our life. So when they called for us in the city, so that was a drastic change in our relationship. That was a drastic change in our relationship. Although we shared the same room, यद्यपि हम लोग क्या same room share करते थे, as we are sharing earlier, जैसे हम लोग पहले share करते थे. My grandmother no longer came to school with me, but here what was happening? मेरी जो grandmother थी, she didn't come to see me off for school. She didn't come with me for the school. We shared the same room, and I used to go an English school in a motor bus. Why was she not coming with me for the school? Because I was going by motor bus. मैं motor bus से जाता था, and there were no dogs in the street, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city. And there was another changement. What was another changement? There were no village dogs, because earlier the grandmother and the writer was living at village areas and rustic areas. Now they came in the urban areas. They came in the urban city. That was something different from another. So there was no village dogs. So that is why in a substitution of that, what did she do? She started feeding some sparrows. Sparrows is a kind of the word that is called in Hindi, that is goraya, that is calling in the goraya. तो उसको feeding कराना, उसको दाने देना मेरी grandmother ने शुरू कर दिया था. तो that was the substitution for her. That was a substitution for her. And as the years rolled by, passed by, जैसे जैसे साल बीतते गए, we saw less of each other. We started seeing less of each other, because the writer Khushwant Singh also had no time to see her. That's why, because he was always busy in doing his homework and all these things. For some time, she continued to wake me up and get me ready for the school. It's also happened with me that sometimes she came to wake me up and got ready for me for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. And when I came back from the school, she was interested in asking to me what the lesson you have taught today, what the subject you have taught today. क्या तुमको पढ़ाया गया है, क्या तुम्हारे टीचर ने बताया है, what was the something new for you today? She asked me sometime, not often, but sometime. अक्सर नहीं, कभी-कभी. When I came back, I would tell her English words and the little things of the Western science
and learning. मैं उनको बताता था कि क्या सिखाया गया है, लिटिल थिंग्स, थोड़ी थोड़ी चीजें, एंड द वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, एंड that is the chapter in science, the law of the gravity. And one another thing, Archimedes principle of Archimedes, and the word being around. This was the thing that was taught in my school. I informed to my grandmother that I was getting such type of lesson. This made her happy. So this was the thing. She was not satisfied with the lessons. That's why she became very unhappy. She became very sad. वो थोड़ा दुखी हो गई. She could not help with me my lesson. So why was she become happy? Because now she was not able to help me in my lessons. वो मेरे lessons में मदद नहीं कर पा रही थी. She did not believe in the things that they taught in the English school, and much disturbed that there was no teaching about God and the scriptures. And she was also thinking that she did not believe in the lessons, that the subject that I was getting in my school. So that was not good lessons according to my, that was not a good lesson, that was not the good things for my grandmother. She didn't believe in all these things. वो इन चीज़ों में विश्वास भी नहीं करती थी, because she was thinking that there was no place of God and scriptures. Scriptures means religious books, sacred types of the books. तो वो ये सोचती थी कि उनके स्कूल में कोई गॉड के बारे में कोई लेसन नहीं है, कोई स्क्रिप्चर्स बुक्स नहीं है, तो देयर इज नो मोरल लेसन इन योर स्कूल. शी वाज थिंकिंग लाइक दैट. एंड one day I announced that we were being given music lesson. So one day I came to know in my school that I must be taught some music lessons. So I informed to my grandmother. To her, music has lewd association. So she actually it was the thought of my grandmother that music is such type of the thing that should not be taught in the school campus. It is something trivial things, and it is such type of the thing that must be taught. It was monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. Harlots, the meaning of the harlots I have written over it, prostitutes, and beggars, the people who belong to some small areas, the people beggars like that, the छोटे लोगों के लिए. तो it was a thought of my grandmother that music is a subject of prostitute, music is a subject of some beggars. It must not be taught in a school campus. It's not a good thing. It was her thought. And gentle, it's not a gentle thing. She said nothing, but her silence means disapproval. So when I informed my grandmother that I must be taught some music lesson, so she did not say anything. She did not say anything, but she did not say anything. It means her silence was a symbol of her disapproval. Silence was a symbol of her disapproval. She was not agreed with me. She rarely talked to me after that. So when she came to know this thing, she rarely scarcely, वो बहुत कम मुझसे बात करने लगी. So in our next para, when I went up to university, so when I finished my school education, then after I have to went to university, I was given a room of my own. So then after I got my own room. After I got my own room for higher study, the common link of friendship was snapped. The snap is broken. Now our common friendship or common relationship was really broken. पूरी तरीके से टूट गई. It was totally broken. My grandmother accepted her seclusion with resignation. Seclusion means the meaning of the seclusion means loneliness. मेरी grandmother ने अपना अकेलापन जो था उसको क्या कर लिया था? Accept कर लिया था. Willingly she accepted her loneliness. Willingly, she accepted her loneliness. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. Rarely left her. बहुत मुश्किल से hardly वो जो spinning wheel होती है अपनी छड़ी घुमाती हुई वो छोड़ती थी और किसी से बात करती. Rarely she talked to anyone.
From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayer. So she used to sit on her wheel spinning and she started reciting some prayer. वो prayer गाती रहती थी. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed for the sparrows. So I already told you that sometimes she gave some sparrows. That was a substitution of the village dog. So in the afternoon, she relaxed for a while. She gave some relaxation to herself, and she fed some sparrows while she sat in the veranda, breaking the breads into little bits. यानी जो ब्रेड्स होती थी, जो चपातीज होती थी, जो रोटी होती थी, छोटे छोटे टुकड़ों में वो उनको तोड़ लेती थी. Then after hundreds of the little birds collected around for creating hundred of the little birds came over there and creating a veritable bedlam of chirping. Chirping is twittering, a sound of a bird, and bedlam is a mad house. Bedlam is a mad house, and veritable means agreeable. Veritable is agreeable. So whenever hundred of the birds came over there and she started chirping, so it looks that there was a mad house. Okay, there was a big sound, and some came and perched on her legs. Some sparrows came and some sit on her legs, others on her shoulder. कुछ shoulder पे बैठ जाती थी, कुछ legs पे. Some even sat on her head. Some sparrows started sitting on her head. She smiled. She didn't say anything. She didn't give her disapproval. She smiled, but never suited them away. कभी उनको भगाती नहीं थी. It used to be the happiest half an hour of the day for her. So ये जो समय होता था, this was the happiest moment for my grandmother, and this was only half an hour. So we can say that in a 24 hours she passed only half an hour in her life. That was the best time for her. That was the happiest moment for us. So student, that is enough for you, and we will continue this story in our next class. I think you are enjoying this story. This is very good and nice story. Till then, thank you and have a nice day to one you all. Hello everyone, myself Pratisha Tachan. Welcome to the online classes of Shivaji Group of Institution. So आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड या फिर जीव जगत, जिसमें से हम लोग को पढ़ना क्या है, जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी. तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें जो वैरायटीज पाई जाती हैं उनको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. जैसे कुछ एनिमल्स देखे होंगे हम लोगों ने, अलग अलग तरह के होते हैं. कोई पानी में रहता है, कोई आसमान में उड़ता है, कोई घोंसले बना के रहता है, कोई जमीन के अंदर रहता है. तो सब क्या है, उनकी विभिन्नता है. इसी तरह से प्लांट्स पाए जाते हैं. तो प्लांट्स क्या होंगे, कुछ बर्फीले स्थानों में रहते हैं, कुछ छोटी छोटी झाड़ियों के फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ फूल देते हैं, कुछ फल देते हैं. तो ये क्या होगी, उनकी विभिन्नता. तो ऐसे ही होगी बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स में और एनिमल्स में. बायोडाइवर्सिटी वर्ड का जो यूज किया था वो W.G. रोजन नाम के वैज्ञानिक ने 1985 में किया था. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है. होता क्या है कि जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की विभिन्न किस्मों, उनकी विभिन्नताओं तथा पारिस्थितिकी का मिश्रण क्या कहलाता है, जैव विविधता. किसके अकॉर्डिंग, यूनेप के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था 1992 में. ये एक संस्था है जिसने क्या बताया कि जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की विभिन्न किस्मों यानी वैरायटी और उनकी विभिन्नता, उनकी डाइवर्सिटी और उनके इकोसिस्टम का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू यूनेप. सिम्पसन नाम के वैज्ञानिक ने क्या बताया कि जाति वृत्ति संबंधों के अध्ययन के लिए उन्होंने क्या बनाया, एक सिस्टमैटिक्स, और इसका एक नाम बताया कि ये क्या है, यहाँ पर इसकी पृथक ब्रांच होनी चाहिए, एक अलग ब्रांच होनी चाहिए. किसकी, कि जाति वृत्ति संबंधों के अध्ययन की. यानी किसी भी एनिमल्स में, किसी की स्पीशीज में क्या संबंध है आपस में, तो उसकी स्पीशीज के अकॉर्डिंग वहां पर एक ब्रांच होनी चाहिए, जिसको उन्होंने क्या बताया, सिस्टमैटिक्स नाम दिया. किसने, सिम्पसन नाम के वैज्ञानिक ने. विविधता की क्रमबद्धता, ऑर्डर एंड डाइवर्सिटी. तो समानताओं के आधार पर समानता होगी और असमानता भी होगी.
एनिमल्स छोटे भी होंगे और बड़े भी होंगे, के विभाजन और समूह को टैक्सा में विभाजित कर सकते हैं। इन्होंने एक वर्ड दिया टैक्सा। क्या समानता असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े जीवों का विभाजन समूहों में या टैक्सा में कर सकते हैं। जैसे मछली, मछली क्या है, बहुत सारी होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत बड़ी भी होती हैं और उनकी कार्य की रचना बिल्कुल समान होती है। ऐसा नहीं कि अगर छोटी मछली है तो उसके फंक्शन कुछ अलग होंगे, बड़ी है तो उसके फंक्शन कुछ अलग होंगे, या फिर वो पानी में ना रह के जमीन में रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मछली जो है वो सेम होगी, चाहे वो बड़ी हो या फिर छोटी हो। इसलिए उसको कहाँ रखा गया, फिशीज वर्ग में। तो उसमें उन्होंने जैसे टैक्सा वर्ड यूज किया कि उसके अकॉर्डिंग, जैसे जीव की कार्य के अकॉर्डिंग, समानता असमानता के अकॉर्डिंग एक वर्ड यूज किया टैक्सा या फिर समूह। तो ये कहा क्या था उसका, मछली का समूह, कि मछलियों को फिशीज वर्ग में रखेंगे, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, समान हो, असमान हो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिस्टमैटिक्स। क्या है, वर्गीकरण विज्ञान। जीव जातियों को विशिष्ट नाम देना क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स किसने बताया, सिम्पसन नाम के वैज्ञानिक ने जाति वृत्ति संबंधों के आधार पर। और मतलब क्या बताया कि जीव जातियों के विशिष्ट नाम को या फिर उनको विशिष्ट नाम देना, किसी भी स्पीशीज की बात की जा रही तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स वर्ड एक लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका क्या मीन्स होता है, सिस्टमा। सिस्टमा का मतलब होता है नियमित व्यवस्था। यानी किसी भी एनिमल्स की, किसी भी स्पीशीज की बात की जाए तो उसको कैसे अरेंज करना है, सिस्टमैटिकली अरेंज करना, तो वो क्या हो जाएगी, सिस्टमैटिक्स। इसको ये क्या है, जीव विज्ञान की एक शाखा, कौन, सिस्टमैटिक्स। फिर है वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी। तो संरचनात्मक, क्रियात्मक, समानता असमानता के आधार पर जीवों को छोटे बड़े समूहों में बांटना क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी या फिर वर्गीकी। कैसे, संरचनात्मक यानी उसकी टिश्यूज की कैसे स्ट्रक्चर है, क्रियात्मक यानी उसका फंक्शनल जो फिजियोलॉजी वो कैसी है, और समानता असमानता के आधार पर क्या करना है, जीवों को छोटे बड़े समूह में बांट देना है। उद्देश्य क्या है टैक्सोनॉमी का या क्लासिफिकेशन का, कि अध्ययन में सुविधा होती है और किसी भी एनिमल्स को हम लोग ढूंढ सकते हैं इजीली। ऐसे नहीं कि जैसे हम लोग किसी लाइब्रेरी में जाएं और वहां पे हमें किसी भी तरह की बुक चाहिए होती तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अरेंज करके पहले से रखेंगे, वरना हमें ढूंढने में दिक्कत होगी। इसीलिए क्या है, टैक्सोनॉमी है या फिर क्लासिफिकेशन है, जिसमें क्या होगा, किसी भी एनिमल के बारे में हम लोग इजीली जान सकते हैं। तो अध्ययन में सुविधा भी होती है और ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस लिए होगी, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ की बात करें जैसे इंडिया, तो इंडिया में किसी भी एनिमल को किसी दूसरे नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो वहां पे किसी दूसरे नाम से जाना जाएगा, अमेरिका में जाएंगे तो वहां किसी दूसरे नाम से। तो ऐसे क्या होगा, हम लोगों में कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। अगर हम लोग वो चीज सामने देखेंगे तो पता चल जाएगी, लेकिन अगर नाम की बात करेंगे तो हम उसे नहीं जान पाएंगे। इसलिए कैसी है ये पद्धति, अंतरराष्ट्रीय, यानी पूरे वर्ल्ड में ये एक ही नाम से जाना जाएगा, जो भी हम लोग रखेंगे उसका एनिमल का नाम। तो ये कैसी हो गई, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। फिर है वर्गीकी तथा वर्गीकरण पद्धति यानी टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर वर्गीकी नहीं होगी तो सिस्टमैटिक्स अधूरी है और सिस्टमैटिक्स नहीं होगी तो टैक्सोनॉमी अधूरी है। इसलिए कहते हैं दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। वर्गीकरण का इतिहास क्या है कि अरिस्टो जो है वो जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या कौन है, अरिस्टो। और लीनियस क्या है, द्विनाम पद्धति इन्होंने दी थी। कैरोलस लीनियस ने क्या दिया है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो लीनियस ने क्या दिया, द्विनाम पद्धति। और इन्होंने क्या किया था, एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। किसके अकॉर्डिंग, आरबीसी की प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट जो था एनीमिया, एनीमिया जो था उसमें आरबीसी क्या थी, एब्सेंट थी, यानी आरबीसी नहीं पाई जाएंगी, जैसे स्पंज, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। इन सब के जो एनिमल्स थे, ऑर्गेनिजम्स थे, उनमें क्या था, आरबीसी एब्सेंट थी, रुधिर नहीं पाया जा रहा था, ब्लड सेल्स नहीं पाई जा रही थी। और एनीमिया जो था उसमें क्या था, आरबीसी प्रेजेंट थी, यानी किसकी बात की जा रही है, ये कशेरुकी थे, यानी इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी। और क्या था, आरबीसी भी प्रेजेंट थी। उसके बाद
दो कैटेगरी हैं किसकी, इनएनिमिया की, जरायुज और अंडेयुज। कौन कौन थी, विविपेरा और ओविपेरा। तो विविपेरा क्या था, इसमें क्या था, जो मनुष्य और स्तनी आते थे, यानी ये सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। और ओविपेरा क्या था, इसमें जो बच्चे होते हैं वो अंडों से जन्म लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं, मछली, उभयचर और पक्षी। जॉन रे वैज्ञानिक ने 1693 में जीव जाति की परिभाषा दी। जॉन रे ने क्या किया था, स्पीशीज नाम का एक छोटा सा वर्ड जो होता है वो जॉन रे ने ही दिया था, जो हम लोग क्लासिफिकेशन में यूज होता है। तो जॉन रे ने और क्या किया कि जीव जाति की परिभाषा दी कि जीव जाति होता क्या है। आधुनिक वर्गी के पिता कौन है, लीनियस, यानी जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है वो उसके जो फादर है वो कौन है, लीनियस है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड हायरार्की, क्या देखना है हम लोग को, जाति क्या है, मूल इकाई। और जीव जातियां क्या करती हैं, अंतरा प्रजनन करती हैं, यानी अपनी सेम स्पीशीज के साथ क्या करती हैं, रिप्रोडक्शन करती हैं और अपनी जो क्वांटिटी है और नंबर ऑफ स्पीशीज है उनको बढ़ाने का वर्क करती हैं। फिर है जीन समूह। जीन समूह की बात की जाए तो सबका अपना एक जीन समूह होता है, चाहे जिस कैटेगरी की बात करें। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। कौन कौन सी, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। इसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं क्लासिफिकेशन की जाति कौन सी है, वंश कौन सा है, कुल कौन सा है, गण कौन सा है और वर्ग कौन सा है, किस वर्ग से बिलोंग कर रहा है एनिमल। संघ यानी फाइलम कौन, जैसे हम लोग पढ़ते हैं फाइलम मोलस्का, फाइलम ऑर्थोपोडा, ऐसे क्या है संघ कौन सा है। और जगत, जगत का मतलब होता है किंगडम, यानी प्लांट है या फिर एनिमल है। प्लांट में होगा तो प्लांटी और एनिमल में होगा तो एनिमेलिया। जैसे इसका हम लोग एक ऑर्डर देख लेते हैं कि किंगडम सबसे पहले रखते हैं, किंगडम जैसे प्लांटी की बात करें, अगर प्लांट का क्लासिफिकेशन करना है तो वहां पे लिखेंगे प्लांटी। और अगर एनिमल का क्लासिफिकेशन करना है जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में क्या लिखेंगे यहाँ पे, किंगडम एनिमेलिया। फिर करेंगे फाइलम। फाइलम क्या है, किस संघ के अंतर्गत वो जीव आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, क्लास, कौन सी क्लास में वो रखा जा रहा है, यानी कैसे रखेंगे, समानता और असमानता को देख के। उसके बाद किस ऑर्डर में उसको अरेंज करना है, फिर किस फैमिली से वो बिलोंग कर रहा है, किस फैमिली के उसमें लक्षण पाए जा रहे हैं। फिर उसकी जीनस क्या है, क्या जाति क्या है, फिर उसकी स्पीशीज क्या है। और हम लोग को पता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैसा होता है कि उसकी जो जीनस होती है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है और स्पीशीज होती है वो टोटल स्मॉल लेटर में लिखी जाती है और इटैलिक स्टाइल में लिखा जाता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जैव विविधता क्या होती है, अलग अलग प्रकार के प्राणियों को एक समूह में रखना, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो। W.G. रोजन ने 1985 में क्या दिया था, बायोडाइवर्सिटी वर्ड दिया था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। यूनेप ने 1992 में क्या परिभाषा दी कि जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की विभिन्न किस्मों और उनकी विभिन्नताओं तथा पारिस्थितिकी का मिश्रण क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। सिम्पसन ने जाति वृत्ति संबंधों के आधार पर सिस्टमेटिक नाम की एक ब्रांच का विकास किया जिसमें क्या रखे गए, सिस्टम से सारे एनिमल्स रखे गए। फिर विविधता में क्रमबद्धता, ऑर्डर एंड डाइवर्सिटी में क्या हुआ कि समानता और असमानता के आधार पर छोटे बड़े जीवों को रखा गया और उसको एक टैक्सा दिया गया, एक समूह दिया, जैसे स्पीशीज वर्ग, यानी उसमें मछली आएगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे शिकार की कैसी भी हो, लेकिन रखी कहाँ जाएगी, स्पीशीज में। उसके बाद क्या था कि सिस्टमेटिक्स, ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है नियमित व्यवस्था करना। और ये क्या है, जीव जातियों को विशिष्ट नाम देना क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक्स कहलाता है। और जीव विज्ञान की एक शाखा है कौन, सिस्टमेटिक्स या फिर वर्गीकरण विज्ञान। फिर वर्गीकी क्या होता है, संरचनात्मक क्रियात्मक समानता के आधार पर जीवों को छोटे बड़े समूह में बांटना वर्गीकी कहलाता है। उद्देश्य क्या था कि अध्ययन में सुविधा होती है क्लासिफिकेशन के लिए, और अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसलिए कि पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से कोई भी एनिमल जाना जाता है। वर्गीय और वर्गीकरण पद्धति क्या है कि दोनों एक दूसरे के पूरक कहे जाएंगे। वर्गीय का इतिहास क्या है कि अरस्तु जो है वो जंतु विज्ञान के जनक है और लिनियस जो है वो द्विनाम पद्धति के जनक है। इन्होंने बांटे दो प्रकार के एनिमल, जिनमें एक में आरबीसी एब्सेंट थी तो स्पॉन्ज, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, एक में आरबीसी प्रेजेंट थी, उनको कशेरुकी में रखा गया है।
और उसके अकॉर्डिंग फिर से 2 प्रकार के एनिमल्स थे, जिनमें से एक थे विविपेरा यानी मनुष्य और स्तनी, और एक थे ओविपेरा यानी मछली, उभयचर और अन्य अंडे देने वाले एनिमल। फिर थे जॉन रे 1693 में इन्होंने जीव जाति की परिभाषा दी, और कॉन्सेप्ट क्या था टैक्सोनॉमी का कि पहले स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम ऐसे रखा गया। उसके बाद उसको फिर से सही करके रखा गया, क्या? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। Morning student, today we have learned about our generations. You know, when time is spent, then we can divide the generation into 5 categories according to changes of time, according to development of computer. Firstly, a computer is not a computer device, it is used like a calculator. So there are many machines are designed like Pascaline machine, and we can divide our generations into 5 categories. The 5 categories are first generation, second generation, third generation, fourth generation and fifth generation. These are the generation of computers, and we can divide the generation according to the time. The first generation 1946 to 1956, the second generation 1956 to 1964, the third generation 1964 to 1971, fourth generation 1971 to till and till to. So the fifth generation is till to future. So these are the categories of generations where we can develop the systems. The first generation time period is 1946 to 1956, second generation time period 1956 to 1964, third generation 1964 to 1971, and the fourth generation 1971 to till, and fifth generation till to future. So firstly, we understand what are the main merits of first generation. In first generation of computers, the computer are very large and many people can work within a time to use the computer, and there are many more persons. We use vacuum tube technique, and the computer are very large, so the consumption of power is also very large, and it is based on punch tape and punch card. So these computers are less reliable because the computer are very large and we use punch card, so we cannot save more data in one time. And we use machine language and assembly language. Both languages are very difficult, because in machine language we use the coding of 0 and 1, and the machine language is very difficult, so most of the users could not understand the machine language. After that we use the assembly language. There is also a difficulty to making the program on assembly language. And in this generation we use the air conditions, because using vacuum tube technology, they generate a lot of heat. So for recovering the heat, we use the air conditions to recover our systems. The next is second generation. In second generations, the size of computer is less than the size of first generation computers, because we uses the transistors, and so the energy consumption is also less. These computers are more reliable and fast. In this generation we use for storage magnetic tape and magnetic drum, and COBOL and Fortran languages are used, which are more reliable than machine language and assembly language. COBOL means Common
business oriented language. COBOL means common business oriented language. And Fortran means formula translation. Uses of storage, we talk about magnetic storage. We use printers in this generation. Also we use operating system like DOS. So second generation is more reliable than first generation. Now we talk about the third generation of computers. So now we talk about the third generation. In third generation, we use IC, means integrated circuit technology. When we use integrated circuit technology, in this technology, a thousand of circuit is fabricated on a chip known as IC, and usage of IC, the computers are more small and more reliable, and we use the family architecture in the category of processor. The system are multi-programming and multitasking. IBM 360 and PDP-11 machines are used, and we use the basic RPG and PLI programming languages. And input devices, we use keyboard, mouse, and in output we use monitors and printers. We use different type of printers like laser printer, inkjet printer, dot matrix printer, chain printer, and for memory we use hard disk, means we use magnetic memory in third generation. Now let us talk about fourth generation. In fourth generation we use VLSI technique, means very large scale integration technique. And in this generation we use microprocessors. Microprocessor is a processor which is very small and in the form of chips having a lot of golden pins. So we use microprocessor, so the size of PC becomes very small and everyone can use the PC in their homes, offices and other institution places. And nowadays scientists go for the supercomputers. Supercomputers are more reliable than microcomputers, and in supercomputers there are the phenomena of multitasking and multi-programming, and supercomputers have a advantage that no fault, means fault tolerance. Then we develop the GUI technique, means graphical user interface, means a user can work only with the help of pointing devices like mouse, joystick, light pen, etc. And Windows were developed, and in Windows there are many icons and menus. Only we just click and double click on these menus and do our work. The machines we use at that time, the machines are IBM Cray 1 and Apple Macintosh. And there are a lot of programming languages developed like C, C++, Pascal. These are the programming languages which give birth a lot of softwares. On C we can create a lot of software. With the help of C we can also create a lot of other programming languages which are HLL, means high level language. In this time we use many type of printers, dot matrix printers, thermal printers, inkjet printers, dot matrix printers and laser printers and inkjet printers. And for memory we use RAM and ROM. You also know about RAM. RAM is random access memory and ROM is read only memory. These memories are used in this type. And RAM has two parts, SRAM and DRAM. SRAM means static RAM and DRAM means dynamic RAM. And we use ROM also. ROM is a permanent type of memory where we can store data
but we cannot delete that data, so data is permanent. In fifth generation, there are use of AI technique, means artificial intelligence. We use robotics also in fifth generation. In fifth generation, we use ULSI technique, ultra large scale integration, and we use mostly important devices, and there are a lot of input and output devices at this time. We use keyboard, mouse, joystick, OCR, MICR, so a large scale of devices which use for the input, and a large scale of devices which use for the output, like speaker, like printer, like plotter. So there are many more devices for the output devices. And in this time we use the RAM, ROM, and for secondary memory we use the external devices like pen drive, like hard disk. These both have SATA and PATA characteristics, and we use internal and external hard disk both in fifth generation. So fifth generation is very advanced generation, and in this generation we use mostly robotics and AI. So now you understand all the generations which we revise. In first generation we use vacuum tube, in second generation we use transistors, and in third generation we use IC, and in fourth generation we use VLSI, and in fifth generation we use ULSI technology. In first generation we use punch tape and punch card. In second generation we use magnetic drum. In third generation we use magnetic disc. In fourth generation we use hard disk, and in fifth generation we use RAM and ROM and hard disk also, which are two categories, external and internal. And in first generation we use the machine language. In second generation, first generation we use machine and assembly language. In second generation we use more different languages like assembly language, like Fortran, COBOL. And in third generation we use basic, RPG and PLI. In fourth generation we use C, C++ and Pascal. And in fifth generation we use PHP, .NET. So there are many more languages which we use in different generations. So now in this time we use fifth generation computers. They are very small in size, and in the form of PCs we can use laptop, palm top, mobile phones and other computers like MacBook. So in this generation we can carry computer easily, and they are very reliable for us. So these are about only generation of computers. In next class we will understand the other topic. Thank you, class.